हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है संघवाद। और हम करने वाले हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। आपको पता ही है एमसीक्यू करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हमारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू की भरमार आती है और एमसीक्यू के अंदर स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आपको बस क्या करना है, जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसके 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो। बस एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्वेश्चन जो होने चाहिए ना वो सारे टाइप के होने चाहिए, ठीक है। यानी जो आप 100 एमसीक्यू करो, ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, उसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, जिसको हिंदी में अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन यानी कारण वाले क्वेश्चन कहते हैं। मैक्सिमम बच्चे वहीं पर गलती करते हैं। आपको पता ही है, मैं कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे जो है वो वाले आंसर एकदम सही करते हैं। बट जब मैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन देता हूँ तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। ऐसे भी नहीं 5-10%, 70-80% बच्चे जो है वो गलत ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया होता, उनको मिलते ही नहीं है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ तो खासकर जब उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें असर्शन और रीज़न और आपके जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे आपके अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, कारण वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप सारी की सारी चीज़ें जो है समझ पाओ। ओके, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए अलग से बुक की पीडीएफ ओपन कर रखी है। तो जैसे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक एक पिक्चर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और केस स्टडी भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, केस स्टडी वाले वैसे असर्शन और रीज़न के अंदर भी इंक्लूडेड है। चलो जी शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं स्कूल में रहते रहते। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे अर्न नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी एज के ही हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे वो अर्न कर पाते हैं, है ना। तो मैंने उन सब के बारे में बताया है और मैं ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल ऐसे सिर्फ नाम बता दूं प्लेटफॉर्म का कि जाके अर्न कर लो। मैं हर चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। आप इस चैनल पे जाओगे ना तो आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी 10-15 मिनट की, हर वीडियो 20 से 25 मिनट की है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाई जा सके। ओके, और नॉलेज तो मिलेगी, तो वो जाकर वीडियो ज़रूर देखना। कुछ वीडियो के थंबनेल आपके सामने दे रखे हैं, जैसे हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ फ्रॉम जोमेटो आईपीओ, कैसे अर्न किए मैंने जोमेटो के आईपीओ से, उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। मोबाइल से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम यूट्यूब पे कैसी वीडियो डालें, हम फेस नहीं दिखाना चाहते। तो एनिमेशन वीडियो सबसे बढ़िया तरीका होता है, बट बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज लैपटॉप वगैरह नहीं होते, तो फ़ोन से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया। इसके साथ मैंने बताया मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, जो कि यूट्यूब से नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को लगता है यूट्यूब से थी, बट वो यूट्यूब से नहीं थी, उसके बारे में बताया। मैंने साथ ही में वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, उसे मोनेटाइज़ करके अर्न कैसे करें और उस पर क्या डालें उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और डालूँ जिसमें आपको ये बताऊँ कि मैं कैसे अपने नोट्स से अर्न कर पाया, ठीक है। मैं नोट्स बेचने की बात नहीं कर रहा, मैंने आज तक अपने नोट्स नहीं बेचे और आप नोट्स बेचकर अर्न कर भी नहीं सकते, ये बात आपको पता ही है। बट हाँ, मैंने अपने नोट्स से अर्न किया है। कैसे किया है मैं जल्दी उस पर चैनल पर वीडियो डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। जैसे सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना, घंटे का बटन आ जाएगा, उसको दबाना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे फिर शिकायत करते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपने हमें ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं क्यों ब्लॉक करूंगा यार, वो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं कि इसे एज अ टेस्ट लेना, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है। और क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल यही है कि हमें पता चले कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि डैश सरकार का यह वह रूप है जिसमें सत्ता सरकार के एक स्तर पर केंद्रित हो। जब सारी की सारी पावर जो है वो एक ही स्तर की सरकार के पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? संघवाद, सरकार का एकात्मक रूप, ए एंड बी यानी ये वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब सारी की सारी पावर जो है, सत्ता जो है, वो सरकार के एक स्तर पर बांटी जाती है, सिर्फ एक ही स्तर पर होती है, तो उसको कहते हैं एकात्मक रूप। बेल्जियम में 1993 से पहले एकात्मक रूप की सरकार ही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश सरकार का वह रूप जिसमें सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है।
यानी उसे क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है, सरकार का एकात्मक रूप कहा जाता है, ए एंड बी दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी, उसे संघवाद कहा जाता है। जब सरकार की शक्तियाँ अलग अलग स्तर पे बांटी जाती है, केंद्र सरकार में अलग बांटी जाती है, राज्य सरकार में अलग और स्थानीय सरकार में अलग, तो इसी को हम कहते हैं संघवाद, और यही चैप्टर का नाम है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1993 में बेल्जियम सरकार के एकात्मक रूप से सरकार के डैश रूप में बदल दिया गया। आपको पता ही ना कि 1993 में बेल्जियम सरकार को आएगा यहाँ पर एकात्मक रूप की सरकार से डैश में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया, डबल एकात्मक में बदल दिया गया, संघीय सरकार में बदल दिया गया, सेना सरकार में बदल दिया गया, या तानाशाह में बदल दिया गया। मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम 1993 से पहले एकात्मक रूप का शासन होता था, बट वहाँ पर अब क्या है, संघीय सरकार है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के पास भी पावर है, यानी दो अलग अलग सरकारें हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर संघवाद में राज्य सरकार और डैश सरकार दो स्तर होते हैं। मतलब ज़्यादातर आमतौर पर है ना, जब भी जिस भी देश में संघवाद होता है ना, उसमें ना हमें दो टाइप की सरकारें तो देखने के लिए मिलती है। एक तो राज्य सरकार और दूसरी कौन सी है, स्थानीय सरकार, जिला सरकार, केंद्र सरकार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है केंद्र सरकार। जहाँ पर हमें संघवाद देखने के लिए मिलता है ना, वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो होती है। ठीक है, कुछ जगह पर स्थानीय सरकार भी मिलती है, जैसे भारत में स्थानीय सरकार भी है, बट दो सरकारें तो संघवाद वाले देश में होती है, वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, आपसे बोला संघवाद की विशेषता नहीं है, वो बताना है। पहला पॉइंट लिखा है सरकार के दो या दो से अधिक स्तर हैं। तो आपको पता ही है कि संघवाद में क्या होता है, सरकार के दो या दो से ज़्यादा स्तर होते हैं, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत अपनी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार के पास कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा, राज्य सरकार के पास कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा, ये सारी की सारी पहले से ही जो चीज़ें होती है वो डिफाइंड होती है। ठीक है, क्या ये बात सही लिखी है? बात एकदम सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा और केंद्र सरकार को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू और पैसा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सरकार के विभिन्न स्तर अलग अलग लोगों पर नियंत्रित करते हैं। एक्चुअल में ये बात गलत है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सी बात गलत है। पता है, इसमें एक ही वर्ड जो है उसी की वजह से लाइन गलत है, नहीं तो एकदम सही लाइन है। ये भी यहाँ पर लिखा है ना, अलग अलग नहीं, सरकार के विभिन्न स्तर समान लोगों पर नियंत्रित करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मेरे को अपने जो हमारा एमसीडी है उसकी भी बात माननी पड़ेगी, है ना, यानी अपने स्थानीय सरकार की भी बात माननी पड़ेगी। मेरे को अपने सीएम यानी राज्य सरकार की भी बात माननी पड़ेगी। मेरे को अपने पीएम यानी केंद्र सरकार की भी बात माननी पड़ेगी। तो यानी जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं, यानी चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल यानी केंद्र सरकार हो, वो सारी की सारी सेम लोगों पर, एक ही लोगों पर नियंत्रित करती है। तो ये लाइन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैं आपको लास्ट पॉइंट इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में और कॉन्फिडेंट ना हो और आप सारे पॉइंट पढ़ो। ठीक है दोस्त, चलो। उच्चतम न्यायालय एक अंपायर के रूप में कार्य करता है यदि विवाद सरकार के विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न होता है। आपको पता ही है कि अगर मान लो दो स्तरों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो जो न्यायपालिका वो एक अंपायर की तरह काम करता है। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद का उद्देश्य है। इनमें से कौन सा संघवाद का उद्देश्य है? संघवाद सरकार की एकता और रक्षा और बढ़ावा देने के लिए, एकता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए, यानी जो हमारा संघवाद है वो रक्षा को भी बढ़ावा देता है और एकता को भी बढ़ावा देता है। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। ये हो सकता है पॉइंट, बट फिर भी नीचे वाले पॉइंट पढ़ेंगे। क्षेत्रीय विविधता को सम्मान करे, ये बात सही है। जो हमारा संघवाद है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि क्षेत्रीय विविधता को सम्मान दे, तो सेकंड भी है। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, यानी दोनों पॉइंट सही है, थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, ये गलत है। संघवाद का ये उद्देश्य नहीं होता। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? जब देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ने लग जाए, तो ये तो नहीं होता संघवाद का उद्देश्य, तो ये गलत है। अब आते हैं डी पे। डी पे लिखा है ए एंड बी, यानी ये दोनों, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट ही सही थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डैश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। आपको पता है ना, साथ आकर संघ बनाना, है ना, हमने दो तरह के वो पढ़े थे, साथ आकर संघ बनाना, है ना। चलो जी, तो साथ आकर संघ बनाना ये
कौन सा इसका उदाहरण है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या यूरोप? तो साथ आकर संघ बनाने वाला जो संघवाद है ना, उसका उदाहरण है यूरोप। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले तो साथ आकर संघ बनाने का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे अलग अलग देश एक साथ आ जाए और एक इकाई की तरह व्यवहार करे तो उसी को कहते हैं साथ आकर संघ बनाना, जैसे यूरोप। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आपको यूरोप जाना होता है ना, मान लो आपको फ्रांस जाना है, इटली जाना है, जर्मनी जाना है, या आपको कोई और देश जाना है यूरोप के, तो आपको पता है आपको एक ही वीज़ा लेना पड़ता है। आपको अलग अलग कंट्री का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। आप अगर भारत आते हो, मतलब कोई बंदा अगर भारत आता है तो उसे भारत का वीज़ा लेना पड़ता है, और वो भारत का वीज़ा लेके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसे नहीं जा सकता। पर अगर हम यूरोप का वीज़ा लेंगे तो यूरोप के किसी भी देश में जा सकते हैं। तो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि यूरोप जो है वो एक साथ आकर संघ बनाने वाले संघवाद का उदाहरण है। वो सारे के सारे देश एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश में संघवाद की संगठक इकाई के पास असमान शक्ति होती है। कुछ इकाई को विशेष शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डैश संघवाद, ऐसा कौन सा संघवाद है जिसमें क्या होता है कि देश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाता है और राज्यों के पास अलग अलग शक्ति होती है। कुछ राज्य के पास ज़्यादा होती है, कुछ राज्य के पास कम शक्ति होती है, और कुछ राज्य के पास विशेष शक्ति भी होती है। तो यहाँ पर किस संघवाद की बात की गई है? साथ आकर संघ बनाने वाला संघवाद, राज्यों का गठन करके संघ बनाने वाला संघवाद, एकात्मक संघवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। जब राज्यों का गठन करके संघ बनाया जाता है ना, उस संघवाद में क्या होता है कि जो देश होते हैं ना, उस देश के जो अलग अलग राज्य होते हैं उनके पास समान शक्तियाँ नहीं होती। इसका उदाहरण है भारत। भारत भी अलग अलग राज्यों का गठन करके, भारत के अलग अलग राज्यों का गठन करके संघवाद हमारे भारत के अंदर है, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग पावर है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर भी सब राज्यों के पास इक्वल पावर नहीं है। गोवा के पास कम पावर है, दिल्ली के पास कम पावर है, यूपी के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा पावर है। तो सब राज्यों के पास इक्वल पावर नहीं होती राज्यों का गठन करके संघ बनाने वाले संघवाद में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्षा डैश की सूची का विषय है। अब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको पता है कि मैं चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी के नोट्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले उसे जाकर देखना, तभी एक एक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, उसमें आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताया था कि कौन कौन सी राज्य सूची में आता है, कौन कौन सी संघीय सूची में आता है, कौन कौन सा समवर्ती सूची में आता है ना, और कौन सा अवशिष्ट शक्तियों में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको टॉपिक अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। आई होप इनका आंसर आपको आता हो। अगर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो जो रक्षा है हमारी, यानी जो आर्मी वगैरह है, वो किस सूची में आता है? राज्य सूची, स्थानीय सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची? तो इसका आंसर है जी संघ सूची। संघ सूची का मतलब क्या है कि रक्षा पे, यानी आर्मी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना हो तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे केंद्र सरकार के पास ही पावर है, संघीय सरकार के पास ही पावर है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, जो शराब है वो किस सूची का विषय है? तो शराब जो है वो राज्य सूची का विषय। कैसे? जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ पर शराब बैन है, कुछ कुछ राज्य है जहाँ पर बैन नहीं है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कुछ राज्य शराब बैन कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो राज्य सूची का एक विषय है। नेक्स्ट है शिक्षा की बात करें। शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिस पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सके। ठीक है, बट मान लो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए ना, दोनों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी राज्य सरकार भी कानून बना दे और केंद्र सरकार भी कानून बना दे, है ना, तो जो कानून माना जाएगा ना वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं समवर्ती सूची, जो राज्य सरकार भी जिस पे कानून बना सके और केंद्र सरकार भी। ओके, चलो विदेशी मामले जो है वो किस सूची का विषय है? तो विदेशी मामले यानी जब हम दूसरे देशों से कोई भी ट्रेड वगैरह या कोई भी करते हैं, एक्सचेंज वगैरह करते हैं, कोई भी लेना देना या बातचीत वगैरह करते हैं, तो वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, स्थानीय सूची का, संघीय सूची का या समवर्ती सूची का? तो जो विदेशी मामले होते हैं वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब दूसरे देश से कोई भी बातचीत करने जानी होती है तो हमारे यहाँ तो फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, पीएम जाते हैं। क्या किसी स्टेट के सीएम जाते हैं? नहीं जाते। तो इसका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे जो है किस सूची का विषय है? वो हमारा संघीय सूची का विषय है, क्योंकि रेलवे भी जो है वो कोई एक राज्य उस पर कानून नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। ओके, चलो
अभी आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहीं बच्चे दिक्कत करेंगे। जो ITI है, सॉरी ITI कह रहा हूँ, जो IT है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, वो किस सूची का विषय? राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची? तो इसका आंसर है जी अवशिष्ट सूचियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब हमारा संविधान बना था ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कानून थे वो उस टाइम नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। मैं समझाता हूँ क्या। देखो, जब हमारा 1950 में कानून मतलब संविधान बन के रेडी हो चुका ना, तब साइबर क्राइम नहीं था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम नहीं था, है ना। तो इसलिए कोई उस पर कानून बनाया नहीं गया, है ना। बट आज जो है वो IT से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और उससे रिलेटेड कानून बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, मतलब राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के अलावा एक अलग सूची में डाल दिया गया, जिसको कहा जाने लगा अवशिष्ट सूची। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह क्षेत्र जो स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन मौजूदा राज्य में मिलने के लिए वो बड़े हैं। मतलब ऐसा एरिया जो इतना छोटा है कि उसका हम एक अलग राज्य नहीं बना सकते, बट इतना बड़ा है कि उसे हम किसी दूसरे राज्य के अंदर मिला भी नहीं सकते। तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र 51, या मैं बोलूँ एरिया 51। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं बता दूँ, इसका आंसर है C। अब देखो, आपको पता ही है कि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना। जो हमारा गोवा क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ये सारे के सारे क्या है हमारे? ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। इतने छोटे हैं कि इनको अलग राज्य नहीं बना जा सकता, बट इतने बड़े हैं ये कि उनको किसी राज्य के अंदर मिलाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के, अच्छा ये नीचे वाला क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, यही समझ लो। और मेरे को पूरा विश्वास है मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करके आएंगे। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या बंगाली? इसका आंसर कुछ लोग हिंदी बोलेंगे, कुछ लोग इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, मैं बता दूं, वैसे इसका आंसर पता है क्या? भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें मेरे को बंगाली की जगह लिखना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का मतलब वो जैसे कि पाकिस्तान की उर्दू है, बांग्लादेश की बंगाली, बट हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमें सबको इक्वल, सब भाषा को इक्वल तोलना है, सब भाषा को इक्वल राइट देने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अजीब सा लिखा है, वैसे इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड, इसको कर ही देते हैं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग डैश में बंद करना था। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसने एक जारी किया था, एक आदेश जारी किया था जिसमें बोला था कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, आधिकारिक जो उद्देश्य है उसके लिए अब क्या है, इंग्लिश का यूज़ बैन कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1965 की बात है। इसका आंसर है C। बट आगे मेरी बात भी सुनो। बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साउथ इंडिया के थे, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे, उन्होंने बोला कि आप अगर हमें हिंदी सीखने के लिए बोलोगे ना, हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हम पे थोपो मत, है ना। ये बात सही भी है। अब देखो, कोई ऐसा तो है नहीं आज इंग्लिश बैन करी कल से हम हिंदी पढ़ के आएंगे, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है ना, इतनी भी आसान नहीं है हिंदी को सीखना। तो हमारे फिर जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने बात समझी, उन्होंने बोला बात तो ये सही बोल रहे हैं, सबको राइट होना चाहिए, है ना, ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने इंग्लिश का यूज़ जारी रखा। तो ये इसका आंसर है 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? आपको पता है ना, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज यानी अनुसूचित जो भाषा हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? असमिया या असमी, बोडा, अंग्रेजी या हिंदी? आपको अगर मैं इसका आंसर बताऊँगा ना, आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। आपको शायद ना पता हो, जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश, वो हमारी अनुसूचित भाषा नहीं है, वो हमारी एक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश तो है ही नहीं अनुसूचित भाषा, वो है ये सारी की सारी।
ठीक है, ये देखो डोगरी आपको पता है ना, डोगरी जो है वो एक जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर घूमने गया था, बड़ी अजीब लैंग्वेज है ये, मैं समझाता हूँ क्यों। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे ना, वो मतलब हम गए थे क्योंकि वो नॉर्मल नहीं जा सकते खुद ड्राइव करके, है ना। तो एक हमने किया था, एक बुक किया था एक ड्राइवर भैया को। तो बार बार है ना, रात का टाइम, तो बार बार है ना कहते वो देखो गिद्ध। तो हम सारे के सारे ऊपर की तरफ देखते, हमने कहा भैया इनको कहाँ दिख गया, ऊपर ये गाड़ी चला रहे हैं, इनको ऊपर कहाँ गिद्ध दिख गया। तो जब हमारी बिल्कुल ये ट्रिप ख़त्म होने वाली थी ना, तब हमें पता चला कि डोगरी लैंग्वेज में जो गिद्ध है वो फॉक्स को कहते हैं, लोमड़ी को कहते हैं। तो समझ रहे हो ना, तो ये सारी की सारी है, ठीक है। सिंधी शायद, चलो सिंध के बारे में भी आपको शायद ना पता है, आपको सिंध जो है वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है आज, ठीक है, बट हमारे राष्ट्रगान के अंदर भी आता है। कोई नहीं, इनको लेने का भी ट्राई करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति ले ली जाती है और स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीय शक्ति या विचेलन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब केंद्र और राज्य सरकार से पावर लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जो कि भारत में 1992 में हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम, पंचायत राज, राज्यों या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोला जाता है जी पंचायत राज, ठीक है। और शहरों में क्या बोला जाता है? डीटीसी, नगर पालिका, शहरी सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो डीटीसी तो मैं आपको बता दूं दिल्ली कॉरपोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो ये तो नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। इसका आंसर है नगर पालिका, ठीक है। और जो हमारा नगर पालिका का जो हेड होता है, चेयर पर्सन होता है, उसको हम मेयर कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जब साथ में आ जाए और गठबंधन बना ले, ठीक है, और सामान्य कार्यक्रम को अपनाए, इसका मतलब सेम सोच रखे, तो इस सरकार को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के सरकार को हम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, गठबंधन सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इनको बोला जाता है जी गठबंधन सरकार। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर अपना सरकार बनाए तो इसको गठबंधन सरकार बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि SRC की फुल फॉर्म क्या है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो हमने पूरी बुक में कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो एक एक लाइन पढ़ी है। बट डोंट वरी, बुक की PDF मैंने इसलिए ओपन कर रखी है कि आपको एंड में सारी की सारी चीज़ें दिखाऊं कि ये भी है, ठीक है। वैसे इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। ये पुनर्निर्माण लिखा है, ये आंसर राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज़ादी के बाद डैश के आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ। चेहरे के रंग के अनुसार हुआ, जलवायु के अनुसार हुआ, कपड़े के अनुसार हुआ या भाषा के अनुसार हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में आज़ादी के बाद जो है जितने भी राज्य बनाए गए थे वो बेसिकली भाषा के अनुसार बनाए गए थे, और पहला जो राज्य था भाषा के अनुसार जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। अब है ना, देखो ध्यान से एक मेरी बात सुनना, आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि हाँ, आज़ादी के बाद तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो राज्य हैं वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, कल्चर यानी संस्कृति और एथनिसिटी, जाति के आधार पे भी बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि नागालैंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, हमारा आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, ये कल्चर के बेसिस पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 अगस्त 2019 या अगस्त 2019 से पहले भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अपना संविधान था? या था होना चाहिए, है नहीं आएगा, था। किस राज्य का अपना संविधान था अगस्त 19 किससे पहले? 2019 से पहले? तो इसका आंसर है जी जम्मू कश्मीर। आपको पता है 370 आर्टिकल था, अब हट चुका है ना। चलो, पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है गांव, राज्य, संघ स्तर, गांव, जिला, राज्य स्तर, गांव, राज्य स्तर या गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। तो आपको पता है इसका आंसर है जी डी। सबसे पहले तो एक गांव होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक होता है, तालुका जिसे कहा जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारा जिला पंचायत या जिला परिषद जिसको कहा जाता है ना, जिला स्तर पे जो होती है। तो इसका आंसर है डी।
नेक्स्ट है कि संघ सूची के विषय में से कौन सा शामिल है। ये सारे इनमें से बताना आपको कौन सा संघ सूची में आता है। तो संघ सूची में क्या होता है, जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो देखो शिक्षा वो तो समवर्ती सूची में आता है, तो ये नहीं हो सकता। पुलिस राज्य सूची में आता है, ये नहीं हो सकता। कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये तो अपना अवशिष्ट शक्तियों में आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो रक्षा, विदेशी मामले और जो बैंकिंग वगैरह है ना, वो हमारा संघ सूची में आता है। इस पर सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ आने वाले और संघ का उदाहरण है। ठीक है, मतलब साथ आकर संघ बनाने वाला जो संघवाद है उसका कौन उदाहरण है। तो भारत तो नहीं, क्यों? क्योंकि भारत तो राज्य के गठन से बनाया हुआ संघवाद है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि बेल्जियम भी राज्यों के गठन से बना हुआ संघवाद है। इसका आंसर है सी। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो यूएस है और जो स्विट्ज़रलैंड है, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट देशों से मिलकर संघवाद बना है। ठीक है, एक एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं वो। तो इसका आंसर है सी। ओके जी, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में, यानी मान लो अगर जो समवर्ती सूची में मान लो कोई आया है हमारा एडुकेशन, है ना, यानी शिक्षा पे तो कोई भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। क्यों? क्योंकि ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। बट मान लो दोनों ने कानून बना दिए, है ना, तो ये चलो इसका आंसर वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मान लो अगर दोनों ने ही कानून बना दिए तो किसका कानून जो है वो चलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र सरकार है उसका कानून चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा केंद्र सरकार का कानून प्रबल होता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता। तो व्यापार, विदेशी मामले, शिक्षा या कृषि या वन। तो मैं आपको बता दूं वैसे तो इसका आंसर शिक्षा भी है। ठीक है, शिक्षा भी जो है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, बट समवर्ती सूची में तो आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में तो आता है, यानी उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। बट चलो ये ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसकी जगह मैं शिक्षा की जगह इसको अच्छा ये वन जो है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पुलिस लिख देते हैं। यहाँ पर पुलिस समझ लो। ठीक है, पुलिस क्या लिखे पुलिस को, चलो पुलिस आप समझ जाना, पुलिस ऐसे लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। चलो पुलिस हो गया। तो पुलिस जो है वो तो राज्य सूची में आता है, व्यापार भी राज्य सूची में, कृषि भी राज्य सूची में। तो जो हमारा विदेशी मामले है ना, वो बेसिकली किस में आता है हमारा, वो आता है हमारा संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को उन सभी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है जो डैश में डैश इसमें शामिल है। किस में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। राज्य किस पे कानून बना सकता है, वो राज्य सूची पे कानून बना सकता है। बना तो समवर्ती सूची पे भी सकता है देखो, बट अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए और आपको ये ना लिखा हो कि बी एंड सी दोनों, तो याद रखना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस राज्य सूची को ही देना। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं कि आपको ज़्यादा फोकस उस पर करना है, राज्य सूची पे करना है। ठीक है, चलो ऐसे इसका आंसर समवर्ती सूची भी हो सकता था, तो क्या पता डी में आपको ये लिख जाए बी एंड सी बोथ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का संविधान, भारत के संविधान में क्या है, 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित है। ये बात सही है, 3 सूचियां होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई होती है। कौन कौन सी सूचियाँ, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और हमारी समवर्ती सूची। तो इसका आंसर तो ए ही है, बाकी पॉइंट गलत हैं। ठीक है, आप फिर भी रीड कर लेना, 2 सूचियाँ नहीं होती है, लिखा 2 सूचियाँ और बाकी भी पॉइंट ऐसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 या अधिक स्तर हैं। मतलब जिस सरकार लिखा हुआ है, जिस सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। तो उसको कहते हैं हम संघीय सरकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने वाले का उदाहरण है। क्या क्या लिखा हुआ है जी, यूएसए, भारत, स्पेन या बेल्जियम। तो यूएसए इसका एग्जाम्पल पता ही है आपको, साथ आकर संघ बनाना। भारत तो क्या है, राज्यों का गठन करके संघ बनाने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत द्वारा जो भाषा नीति अपनाई गई थी, है ना, तो उसमें से आपको बताना है कि इनमें से ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें से कौन सा सही है। भारत की भाषा नीति को लेकर कौन सा पॉइंट से लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है
कि आवाज़ की नीति या भाषा की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। क्या ये बात सही है? बात एकदम सही है कि जो हमारी भाषा नीति थी ना, उसने क्या किया है कि हमारी जो भारत की जो मजबूती है, एकता है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। क्या इससे विभाजित हुए हम? नहीं, बी नहीं है। क्या इससे भाषा नीति के अन्य सभी भाषाओं पर अंग्रेजी का प्रभुत्व को प्रभावित मजबूत करने में मदद मिली है? नहीं। इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना या इंग्लिश को प्रभुत्व बनाना हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, इसलिए थोड़ी ना करी गई थी भाषा नीति, तो ये नहीं है। और इंग्लिश तो आपको पता ही है हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में है ही नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इसका आंसर क्या है? ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संघवाद की प्रथा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उन लोगों की पहचान करें जो उन बिंदु की, ठीक है, लोग नहीं आएगा, उन बिंदु की पहचान करें जो केंद्रीकरण के लिए सही है। यानी इनमें से ABCD में से कौन सा पॉइंट जो है वो संघवाद को लेकर सही लिखा हुआ है, ये बताना है आपको। स्थानीय सरकारों के पास अपनी कोई शक्तियाँ संसाधन नहीं है, ये बात एकदम गलत है तो यानी ये पॉइंट तो नहीं है। नेक्स्ट है कि स्थानीय सरकार निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया है, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शन इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, तो बी तो सही है। बट फिर भी हम नीचे पॉइंट पढ़ेंगे। सी लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होती है, ये बात भी एकदम सही है। राज्य सरकार को बोल दिया गया है कि आपको लोकल यानी स्थानीय सरकारों के साथ अपना कुछ शक्तियों को या और अपने कुछ राजस्व यानी पैसे वगैरह को बांटना पड़ेगा, तो ये भी सही लिखा हुआ है, यानी बी और सी दोनों सही है। डी पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्वाचित निकायों में कोई स्थान आरक्षित नहीं है, ये बात एकदम गलत है। सीटें रिजर्व हैं SC ST और हमारे OBC के लिए, तो इसका मतलब है बी और सी सही है बस, बाकी ए और डी गलत है। तो बी एंड सी ये लिखो, पहला ही पॉइंट लिखा है बी और सी। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको पॉइंट पर विचार करना और इसमें से बताना कौन सा सही है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है कि एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया जाता है। बिल्कुल सही बात है, भारत एक संघीय देश है और यहाँ पर जो संघीय सरकार है और जो प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार या छोटी मोटी जो भी सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, उन सबकी जो पावर है वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, यानी पहला पॉइंट तो हमारा सही है। बी पढ़ते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि संघ और राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट है और उनसे संबंधित विषयों पर उनका विशेष अधिकार है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। भारत जो है वो एक संघ भी है, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं जो संविधान में लिखी हुई है और उनके पास विशेष अधिकार है उन पर कानून बनाने के लिए। श्रीलंका एक संघ है क्योंकि देश प्रांतों में विभाजित है, ये भी सही है। डी पढ़ते हैं पॉइंट। भारत अब एक महासंघ नहीं है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, भारत एक संघ है बट इसमें लिखा नहीं है, तो यानी डी तो वैसे ही गलत है, स्टार्टिंग की लाइन ही गलत लिखी है तो आगे क्या ही पढ़ना। तो यानी ABC हमारा दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम करते हैं ए कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी साथ साथ सही क्यों करते चाह रहा हूँ ना, ये बात भी आपको बाद में पता चल जाएगी। अगर आप वीडियो के एंड में रखोगे तो आपके लिए सरप्राइज़ मिल ही जाएगा आपको। तो इसका आंसर क्या है? A, B एंड C। तो A, B एंड C जो है वो सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक साथ आकर संघ बनाना, वही कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कौन सा वाला? अमेरिका वगैरह वाला। तो उसमें से बताना कि कौन सा पॉइंट इसमें सही है। एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच विभाजित करता है। तो ये तो आपको पता है, ये हमारा साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण थोड़ी ना है, ये तो हमारा किसका उदाहरण है? ये तो हमारा राज्यों का गठन करके संघ बनाने का उदाहरण है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, केंद्र सरकार राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, ये बात एकदम सही है। जो हमारा साथ आकर संघ बनाना होता है ना, उसमें जैसे भारत है, भारत एक साथ आकर संघ बनाने वाले संघवाद का उदाहरण है, तो इसमें जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो बी तो सही लिखा हुआ है। सी लिखा हुआ है, सभी घटक राज्य के पास आमतौर पर समान शक्तियाँ होती है, नहीं ये गलत है।
सब राज्यों के पास समान शक्तियाँ नहीं होती, जैसे कि भारत है, दिल्ली के पास कम पावर है, वेस्ट बंगाल के पास ज़्यादा पावर है, तो सबके पास समान पावर नहीं होती, जम्मू कश्मीर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर थी। तो इसका मतलब सी गलत है। डी भी पढ़ लेते हैं। डी लिखा हुआ है कि संविधान राज्यों के पास समान शक्तियाँ हैं। बिल्कुल है, असमान शक्तियाँ हैं, असमान शक्तियाँ नहीं, अनइक्वल पावर है, बिल्कुल है, अनइक्वल पावर है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो ये पॉइंट एकदम सही है, बिल्कुल ऊपर का उल्टा ही लिखा है, तो ये पॉइंट सही है, तो यानी बी और डी सही है। तो बी और डी जो है, इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही है, तो देखो एक तो हमारा बी सही है, ठीक है, और एक हमारा डी सही है। बी सही है और डी, ए देख लेते हैं, ए में क्या लिखा हुआ है कि एक बड़ा राज्य अपनी शक्ति के घटक, इसमें लिखा है एक बड़ा 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है के बीच विभाजित होती है, ठीक है, तो इसका आंसर बी और डी होगा, ठीक है, और सॉरी बी और डी होगा, तो यहाँ पर बी था, ठीक है, इसको कर देते हैं डी, कर देते हैं इसको डी, ठीक है, डी कर देते हैं सिर्फ, ये लो जी मैंने कर दिया, तो इसका आंसर क्या है, सी, बी और डी, सॉरी हाँ बी और डी है, ठीक है, तो यानी ये सही है हमारा और ये सही है। अच्छा मैंने ऊपर किया यार, मेरे को यही कर देना चाहिए था, ये देखो बी और डी लिखा हुआ है पहले से, तो इसका आंसर है ये। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है, पता ही है। गाँव में कौन सी जो स्थानीय सरकार होती है उसको क्या कहा जाता है, पंचायत राज। नगर में नगर पालिका, तो इसका आंसर क्या है, सी है। सरकार की तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है, स्थानीय सरकार कहा जाता है। यदि समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून में अगर राज्य और जो हमारा केंद्र सरकार है उनके बीच में विवाद आ जाए तो किनका कानून चलता है, केंद्र सरकार का कानून चलता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब संविधान के प्रावधानों को लेकर जो है और प्रक्रिया को लेकर कौन ध्यान रखता है, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। इसका आंसर है जी न्यायपालिका। बेसिकली न्यायपालिका यानी कोर्ट वगैरह ही देखती है कि जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, संविधान का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के पास डैश विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं जो 3 सूचियों में से किसी में भी नहीं आते। तो उसे क्या है, वो होते हैं अवशिष्ट विषय होते हैं। जैसे आपको पता है आईटी वगैरह, वो ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, ना ही संघ सूची में, ना ही राज्य सूची में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संघ सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून केवल डैश सरकार ही बना सकती है। संघ सूची पर कौन कानून बना सकती है, केंद्र सरकार, यहाँ जिसको इंग्लिश में हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो इसको केंद्र या संघ भी कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ यूनियन लिख दिया है, तो इसको आप केंद्र भी कह सकते हो, ठीक है। चलो, तो केंद्र सरकार होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें सरकार केवल एक स्तर पर होती है उसको क्या कहा जाता है, एकात्मक सरकार कहा जाता है। 1947 में ज़्यादातर जो राज्य बनाए गए थे, पुराने राज्यों की सीमा बदली गई थी और नए राज्य बनाए गए थे, वो किस बेसिस पे बनाए गए थे, वो भाषा के बेसिस पे बनाए गए थे, लैंग्वेज, ठीक है। ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो पंचायत राज होती है उसकी सबसे सर्वोच्च संस्था क्या कौन सी होती है, उसको बोला जाता है जी जिला परिषद, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी होती है, पंचायत होती है, ठीक है, मतलब एक विलेज की पंचायत होती है। उसके बाद क्या होती है हमारी मंडल, पंचायत समिति, ब्लॉक, तालुका जिसे कहा जाता है। उसके बाद फिर आती है जिला परिषद सबसे ऊपर। ओके, चलो नेक्स्ट है कि बेल्जियम सरकार के एकात्मक रूप से संघीय रूप में कब स्थानांतरित हुआ, 1993 में। फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये, थर्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार आदेश नहीं दे सकती। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार किसको आदेश नहीं दे सकती, स्थानीय सरकार को, विभिन्न देश की सरकार को, राज्य सरकार को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको पता है कि बी होगा। क्यों, क्योंकि एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को ऑर्डर नहीं दे सकती, आदेश नहीं दे सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है, बट ऑर्डर तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। स्थानीय सरकार को दे सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो आपके एमसीडी वगैरह को ऑर्डर दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकती है और मानना पड़ेगा,
ठीक है, मानना पड़ेगा, कम से कम रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी उस ऑर्डर की। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, न्यायपालिका के पास है। ठीक है, वही संविधान में अमेंडमेंट संविधान की व्याख्या कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। अगर किसी लाइन को लेकर के भी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो जो हमारा न्यायपालिका है वही देखेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के एकात्मक रूप में, जो सरकार का एकात्मक रूप होता है उसमें क्या होता है? सारी शक्तियां सरकार के 3 स्तरों में विभाजित की जाती है। गलत है, ये तो फिर संघात्मक हो गया, यहाँ तो एकात्मक पूछा है। सारी शक्तियां नागरिकों के पास होती है, नहीं। मैक्सिमम एकात्मक में सरकार की लोगों के पास पावर होती नहीं है। सी, राज्य सरकार के पास सभी शक्तियाँ होती हैं, नहीं। राज्य सरकार तो बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग राज्य हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। शक्ति केंद्र सरकार के पास केंद्रित होती है, ये है जी आंसर। जो एकात्मक सरकार होती है ना, उसमें जो ज़्यादातर जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास केंद्रित होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये बुक के अंदर नहीं है, बट ये बुक के अंदर है। जो राजस्थान है वो एक ऐसा एरिया है भारत के अंदर, आपको पता ही है, जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान में कौन से एरिया में हुआ था? जयपुर में, पोखरण में, सांबर झील में, अजमेर में। तो इसका आंसर है जी पोखरण में, वहाँ पर हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी। अगर आपको पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन से साल के अंदर हुआ था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क समझो आप, और इम्पॉर्टेंट आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आगे पूछा जा सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा, तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो अब आते हैं जी अभिकथन और हमारे कारण वाले क्वेश्चन पे। आप एकदम अच्छे से अलर्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है, पहले देखो अभिकथन और कारण को अटेम्प्ट कैसे करना है। कारण की जगह तर्क भी लिखा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अभिकथन पे एक लाइन लिखी हुई है, कारण में एक लाइन लिखी हुई है, दोनों लाइनों को रीड करना है। अगर दोनों ही लाइनें गलत हैं तो बोथ आर फॉल्स। ठीक है, अगर हमारा अभिकथन सही लिखा हुआ है, कारण गलत है, तो अभिकथन सही है और कारण गलत है। अगर उल्टा है, अभिकथन गलत लिखा हुआ है, कारण सही है, तो अभिकथन गलत है, कारण सही है। अगर मान लो दोनों ही सही निकल जाता है तो फिर हमें कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। अगर कनेक्शन मिल गया तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि ए एंड आर दोनों ही सत्य है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर दोनों में कोई नाता नहीं बैठता, तो मतलब कोई तुक वगैरह नहीं बैठता, दोनों अलग अलग लाइनें मिलती है, तो बोथ आर ट्रू, ट्रू तो दोनों होगी, फिर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अभिकथन में जो लाइन लिखी है वो पढ़ो। भारत संघवाद का एक साथ रखने का उदाहरण है, सही बात है। एक सेकेंड, एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? नहीं, भारत एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ अगर ये होता ना कि भारत एक संघवाद का उदाहरण है, ये कर लेते हैं। ठीक है, भारत संघवाद का उदाहरण है। हाँ, अब सही है। क्या भारत संघवाद का उदाहरण है? बिल्कुल, भारत एक संघवाद का उदाहरण है। अब कारण रीड करते हैं। भारतीय संविधान केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। तो भारत एक संघवाद देश का उदाहरण भी है, और भारत का जो संविधान है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में शक्तियाँ विभाजित करता है। तो दोनों लाइनें सही है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि दोनों का आपस में कोई लेना देना है। जब दोनों सही निकल जाती है तो कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। तो अब कनेक्शन जब आपको ढूंढना है ना, तो एक लाइन में रीड कर दो। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। मैं अब इन दोनों को एक लाइन में रीड करने की कोशिश करूँगा। अगर ये लाइन बन गई तो बढ़िया, अगर नहीं बनी तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। भारत एक संघीय देश का उदाहरण है, यानी भारत संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। क्या लाइन में एक तुक बैठ रहा है? क्या लाइन में कनेक्शन बैठ रहा है? जी हाँ, बैठ रहा है। भारत एक संघवाद देश इसलिए ही है क्योंकि भारत के अंदर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियाँ विभाजित है। तो यानी दोनों लाइनें सही है और दोनों के अंदर कनेक्शन है। तो यानी इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डी होगा, ए एंड आर दोनों सत्य है, और आर जो है यानी हमारा जो रीज़न है वो असर्शन यानी अभिकथन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे को सेंड करा था और मेरे से बोला था कि सर मेरे को इसका बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात बच्चे।
अभिकथन लिखा हुआ है हिंदी भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। क्या भारत के अंदर हिंदी जो है वो एकमात्र आधिकारिक भाषा है? द आंसर इज़ नो। इंग्लिश भी एक आधिकारिक भाषा है और इसके अलावा भी देखें तो 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो ये तो गलत है, अभिकथन गलत है। कारण रीड करते हैं। यह दूसरे पर हिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व बनाने में मदद करता है। क्या ये बात सही है? ये बात भी गलत है। हिंदी इसलिए थोड़ी ना यूज़ करते हैं कि दूसरे पे वर्चस्व बना पाए, तो यानी ये भी बात गलत है। हिंदी का कोई यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं करता, मतलब वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसी लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बंदा आपके साथ कोई अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो वर्चस्व बनाना चाह रहा है, वो बस अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। क्या पता उसको कोई और भाषा ना आती हो, है ना। अगर मान लो आप तमिल बोलते हो और मैं हिंदी में अपनी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए हिंदी में नहीं बोल रहा कि मैं आप पे डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को और कोई भाषा नहीं आती, मेरे को तमिल नहीं आती, तो इसलिए मैं हिंदी में बोल। तो वर्चस्व का तो कोई लेना देना नहीं है ना। आप इसे उल्टा भी देख सकते हो, कोई तमिल भाषा वाला बंदा हिंदी नहीं बोल रहा, तमिल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो तमिल का डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, वो बस उसको हिंदी आती नहीं है इसलिए वो तमिल बोल रहा है। ठीक है, तो वर्चस्व का कोई लेना देना नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक अपनी भाषा का यूज़ करता है, वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं करता, तो इसका तो लेना देना नहीं। तो यानी दोनों ही गलत है, तो यानी बोथ आर असत्य है। तो इसको क्या कर देना, गलत लिख दो इसको। अब मैंने गलत कर दिया, गलत को भी मैंने गलत लिख दिया, तो ये लो जी गलत हो गया। ठीक है, चलो, तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि सरकार के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहा जाता है। क्या बात सही है? बात एकदम सही है। अभी कारण लिखा हुआ है कि स्थानीय सरकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या स्थानीय सरकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? गलत। स्थानीय सरकार तो लोकतंत्र के लिए अच्छी है, तो यानी अभिकथन सही है और हमारा रीज़न जो है वो गलत है, यानी ए होगा इसका आंसर, कि असर्शन जो है वो सही है, जो रीज़न है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिकथन लिखा हुआ है विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में संविधान में संशोधन करके उठाया गया था। इसका मतलब है कि 1992 में भारत में विकेंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ? ये बात सही है, हुआ था। यह संशोधन स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियां और प्रभावी बनाता है। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। 1992 में जो हमारा संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, उसने स्थानीय सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया। अब इन दोनों लाइनों में कनेक्शन ढूंढो। तो कनेक्शन ढूंढने के लिए मैंने क्या बताया था, एक लाइन में रीड करो। मैं कोशिश करता हूँ, आप बताना कि बैठ रहा है तो क्या नहीं बैठ रहा। भारत के अंदर 1992 में विकेंद्रीकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस संशोधन ने मतलब एक तरह से राज्य सरकार चलो मैं दोबारा से बोलता हूँ कि 1992 में जो विकेंद्रीकरण हुआ वो इसलिए हुआ ताकि जो हमारी स्थानीय सरकार है उसको ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जा सके। क्या कनेक्शन बैठ रहा है? बिल्कुल कनेक्शन बैठ रहा है। बेसिकली 1992 में संशोधन इसलिए ही किया गया था ताकि जो हमारी स्थानीय सरकार है इस संशोधन के बाद शक्तिशाली और प्रभावी बन सके। तो यानी दोनों सही और दोनों का आपस में लेना देना है, तो यानी ए एंड आर आर बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, बेल्जियम संघवाद का उदाहरण है। क्या बेल्जियम संघवाद का उदाहरण है? बिल्कुल है। कारण लिखा हुआ है 1993 में बेल्जियम सरकार के एकात्मक से संघीय रूप में बदल गया। क्या ये बात सही है? ये भी सही है। अब दोनों में हम कनेक्शन ढूंढते हैं। आज बेल्जियम एक संघवादीय देश का उदाहरण है क्योंकि 1993 में बेल्जियम ने एकात्मक रूप से संघीय रूप में कन्वर्ट कर लिया था। अब बिल्कुल कनेक्शन बैठ रहा है। देखो, जो बेल्जियम है आज वो एक संघवादीय देश, जो संघीय देश है, संघवाद का देश या संघवाद देश का उदाहरण इसलिए ही है क्योंकि 1993 में बेल्जियम ने संघात्मक सरकार को अपना लिया था। अगर वो नहीं अपनाती तो आज बेल्जियम एक संघवाद देश का उदाहरण ना होता। तो इसका मतलब वही कि बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। सही बात है। जो भारत है वो भी क्या है, एक संघवाद का उदाहरण है। इसको ये कर लेते हैं, काट देते हैं। भारत भी संघवाद का उदाहरण है। क्या ये भी बात सही है? दोनों ही लाइनें सही लिखी हुई है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक संघवाद देश है क्योंकि भारत एक संघवाद देश है। इसका क्या मतलब है?
अगर हाँ ये लिखा होता कि ऑस्ट्रेलिया एक संघवाद देश है और कारण में ये लिखा होता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिपेंडेंट देश है वो सारे के सारे साथ आ गए और एक इकाई की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब हाँ आंसर सही होता। बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर है जी ई। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर का असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी कथन लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया एक संघवादी देश का उदाहरण है, बिल्कुल है। भारत साथ आकर संघ बनाने वाले संघवाद साथ रखने का उदाहरण है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो उसका तो आपको पता है कि दोनों सही है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करना सरल है। आई होप आपको है ना ये समझ आ रहे हो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहे ना तो दोस्त, मैंने ना कुछ टाइम पहले एक असर्शन और रीज़न की एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बेसिकली अच्छे से समझाया था विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया था, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था। अगर हो सकेगा तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लेना उससे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पहला क्वेश्चन देख के ही आपको दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा असर्शन और रीज़न। तो आप वो वीडियो देखना, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि असर्शन और रीज़न सिर्फ आपको SST में नहीं, साइंस में भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चलो कारण लिखा हुआ है भारत में मजबूत केंद्र सरकार है, तो भारत में केंद्र सरकार मजबूत है, ये भी बात सही है। भारत में संविधान पे परिवर्तन करना सरल है, ये गलत है, तो यानी अभिकथन गलत है और हमारा कारण सही है, तो यानी असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ ट्रू, तो इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है हमारा कि भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषा है, बिल्कुल सही बात है। भारत में विविधता का सम्मान करना, और ये भाषा इसलिए है क्योंकि विविधता का सम्मान हो, ये बात भी सही है। अब क्या दोनों का आपस में लेना देना है? क्या है दोनों का आपस में लेना देना? बिल्कुल है। भारत में कुल 22 अनुसूचित भाषा है क्योंकि भारत में जितनी भी भाषाएं अनुसूचित भाषा, उन सब के लोगों की विविधता की रिस्पेक्ट हुई है, उनको सम्मान दिया गया है। बेसिकली अनुसूचित भाषा इसलिए बनाई गई है ताकि विविधता का सम्मान हो, नहीं तो एक ही हिंदी भाषा कर देते, है ना। बट अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का भी एक तरह से सबका सम्मान हो, इसलिए क्या किया गया है, सब भाषा को आगे किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, असर्शन ट्रू है। लोगों को अपने इलाके की समस्या का बेहतर ज्ञान है, ठीक है, बेहतर ज्ञान होता है और वो अपनी स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो यानी दोनों सही है। क्या दोनों को आपस में लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्थानीय सरकार होती है वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने एरिया की समस्या, अपने इलाके की समस्या के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वो स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए स्थानीय सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो नहीं दोनों सही और दोनों का आपस में लेना देना है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब आ जाते हैं जी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे। बुक की PDF खोल लेता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यार, ये मेन पॉइंट टेक के बारे में तो बता चुका हूँ, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है यूनिक वर्ल्ड करके, फैक्ट वगैरह से रिलेटेड वीडियो डालूंगा मैं, वहाँ पर कुछ डाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो डाली है मैंने, दुनिया का सबसे बड़ा नोट दिखाया आपको, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लिखना, ऐसी तुक्का भेड़ के अभी मत जाना उस चैनल पर, लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वो वीडियो मत देखना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पहले आप मेरे को बताना दुनिया का सबसे बड़ा नोट कितना बड़ा हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में 2000 का है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नोट कितना बड़ा हो सकता है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो ख़त्म होने के बाद देखना आप वो वीडियो, ठीक है, आप शॉक हो जाओगे। और ये मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अगर किसी को गेम वगैरह खेलनी है तो आ जाना वहाँ पे। और ये मेन पॉइंट स्टडी का है, इसको तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इस पर आप वीडियो देख रहे हो। और ये व्लॉगिंग का चैनल है मेन पॉइंट कह रहा हूँ, भरत कुमार खोरवाल करके। इन सब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस पर अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, बाकी गेमिंग वाली पे 2-3 वीडियो अपलोड करी है, स्टूडेंट के साथ खेलते हुए भी अपलोड करी है, तो उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे। ओके, बिल्कुल चैप्टर की एक पेजेस से आपको बताऊँगा, तो अभी तक कोई पिक्चर नहीं है। चलो, ये पहली पिक्चर आई, तो ये आपको संघीय देश बता रखे हैं, तो ये भारत एक संघीय देश है, ऑस्ट्रेलिया संघीय देश है। अब
कोई कोई ये बोल सकता है कि सर भारत तो हमारा जो राज्यों का गठन करके संघवाद का उदाहरण है, और जो ऑस्ट्रेलिया वो तो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। हाँ है, बट है तो संघवादी ना दोनों देशों में। तो ये सारे के सारे रेड सोर्स जो भी दिख रहे हैं आपको संघवादी देश हैं, ठीक है। चलो, इसमें आप साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका याद रखना, 1 मार्क्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो आप नहीं भूलोगे भारत और ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो, बट साउथ अफ्रीका का याद रखना, ओके। चलो, ये आपको बता रखा है आधिकारिक क्षेत्र। आधिकारिक क्षेत्र का मतलब वो एरिया, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली सरकार का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली का एरिया। पंजाब सरकार का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है, पंजाब का एरिया। मैं आपसे बोलूं कि आपकी एमसीडी का आधिकारिक क्षेत्र कितना है, आपका एरिया जो भी पड़ता है, आपका एरिया जो जितना भी एमसीडी का एरिया वो उनका आधिकारिक क्षेत्र है। केंद्र सरकार का आधिकारिक क्षेत्र क्या है, पूरा भारत। तो ऐसे ही आधिकारिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक सीमा बेसिकली। और उसके बाद आपको दे रखा है नीचे, अच्छा ये पोखरण वाला जैसे मैंने बताया था। अच्छा, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बोला गया कि पोखरण आपको पता है कि राजस्थान में हुआ था, है ना, तो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो क्या अगर राजस्थान की सरकार जो है उस पर रोक लगा देती तो क्या परमाणु परीक्षण नहीं होता? होता, बिल्कुल होता, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है ना। तो इस पर जो है वो राज्य सरकार जो है वो कुछ भी नहीं बोल सकती। तो इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, राज्य सरकार नहीं रोक सकती, परमाणु परीक्षण पर रोक नहीं लगा सकती। बी देख लेते हैं। बी पे लिखा हुआ है कि जो सिक्किम है ना, सिक्किम की सरकार मान लो चाहती है कि हम कोई और बुक में कुछ अमेंडमेंट वगैरह करें, कुछ चेंज करें, बुक को रीराइट करें। कोई भी बुक जो है, बच्चों की टेक्स्ट बुक जो है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? वो ऐसा कर सकती है। बट मान लो अगर केंद्र सरकार बोले कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो तब क्या वो ऐसा कर सकती है? क्या उसे ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी एडुकेशन है, शिक्षा है, वो हमारा समवर्ती सूची में आता है और उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, बट चलेगा केंद्र सरकार का ही, तो इसलिए परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से पहले। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लो कि जो नक्सली हैं, नक्सली से निपटने के लिए ना, जो हमारी आंध्र प्रदेश की और छत्तीसगढ़ और जो हमारी उड़ीसा की सरकार है, उनकी जो पुलिस है, मुख्यमंत्री जो है वो अपनी पुलिस को अलग अलग ऑर्डर देते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैंडल करो। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो अलग ऑर्डर देते हैं, छत्तीसगढ़ के अलग, उड़ीसा के अलग। क्या इस मामले में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो दखल दे सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे इनसे नक्सली से निपटो? क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो देश की पुलिस राज्य की पुलिस होती है ना, वो राज्य के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होती है, ठीक है, वो राज्य सूची में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये भी हमारे भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है। ये पिक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद होगा कि मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नहीं देखा तो आप जाकर देखना है चैप्टर, तो उसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, केंद्र और राज्य संबंध। तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था ना, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था, तो भारत के आज़ाद होने के बाद एक पार्टी का ना डोमिनेंस था, वर्चस्व था। वो कौन सी पार्टी थी? वो थी कांग्रेस पार्टी। अब है ना, कांग्रेस पार्टी का इतना डोमिनेंस था कि ज़्यादा पूरे के पूरे केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, साथ में राज्य में भी थी, मैक्सिमम राज्य में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। और अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी ना, तो जो कांग्रेस है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके उस सरकार को हटा देती थी। जैसे 1957 में हुआ था, हमारे केरल के अंदर जो थी एक सीपीआई की पार्टी थी, उसकी सरकार बनी, बट 2 साल में ही जो हमारे केंद्र में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसने पावर का मिसयूज़ करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि केंद्र सरकार ने उस टाइम की जो हमारी केंद्र सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। ओके, अगर कोई कांग्रेस का कोई मतलब देख रहा है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो दोस्त मेरा काम पॉलिटिक्स के बारे में बोलना नहीं है, मैं बस आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना। और वैसे भी इतने छोटे हो आप, पॉलिटिक्स के बारे में क्या ही जानना है आपको, तो इस मामलों में अभी आपको नहीं फंसना। ओके, तो आप अगर इस पिक्चर में देखोगे तो इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि जब इंदिरा गांधी का टाइम था, तो आप देखोगे ये अलग अलग स्टेट, ये केरल लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखो, ये लिखा है केरला, मद्रास लिखा हुआ है, बंगाल लिखा हुआ है, उड़ीसा लिखा हुआ है, बिहार लिखा हुआ है। तो जो अलग अलग राज्य है ना, बेसिकली एक तरह से भीख मांग रहे हैं, ठीक है,
ध्यान से देखोगे आप, भीख मांग रहे हैं पावर के लिए। और ये देखो राज्य की शक्तियाँ ये बांट रही हैं, इंदिरा गांधी देख रही, नज़र रखी है कि किसको कितनी पावर दी जाए नहीं दी जाए। तो यही दिखाया गया है। तो माना जाता है कि उस टाइम हमारा संघवाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट आज है, आज हमारा संघवाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों आज हमारा भारत का संघवाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आज कोई भी अगर सरकार है, उसे केंद्र में अपनी सरकार बनानी है तो उसके पास क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए, और वो बिना छोटी छोटी पार्टियों के सपोर्ट के अपनी सरकार नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि आज का संघवाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये गठबंधन सरकार के बारे में बता रखा है, जैसे कि हमने पढ़ा ही था। आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग सिंबल है। ठीक है, देखो तृणमूल कांग्रेस का है, ये हमारी साइकिल हो गई, ये हो गया है ना, ये देखो फूल को, ये हमारे बीजेपी का हो गया है ना। तो ये वैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बीजेपी के हैं, तो बीजेपी सरकार आपको पता ही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी गठबंधन सरकार बनाई थी। तो वही दिखा रखा है कि अलग अलग हो के सपोर्ट से वो उस पर बैठे थे, पावर में बैठे थे। ठीक है, चलो ये थोड़ा दिखा रखा है कि कितने % लोग कितनी कितनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है ना, बांग्ला के बाद मराठी बोली जाती है ना। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। चलो, और उसके बाद ये दिखा रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, याद आया अब? तो राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने आपको बताया था 1956 1956 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, बट बेसिकली 1953 में उनको बनाया गया था। बेसिकली राज्य पुनर्गठन आयोग को मैं बता दूं क्यों बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को राज्य बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को बेसिकली ये चेक करने के लिए बनाया गया था कि राज्य के बेसिस, जो राज्य है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बनाया गया था, ये बात याद रखना। ओके, चलो अब आते हैं जी नीचे। नीचे जो है ये लिखा हुआ है वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव, के पंचायत में वुमेन को चुना गया, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद ये ब्राज़ील का एक दे रखा है प्रयोग, आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ओके, चलो जी, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर ज़रूर करना। अच्छा, आप अगर अभी तक रुके हो ना, तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है मेरी तरफ से, www.mainpointstudy.in। कुछ टाइम बाद आपको ये सारे MCQ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है तो ऐसे कमेंट बॉक्स में बोलना मत। ठीक है, कि ऐसे फिर आपने वीडियो देखी है, और मैंने बेसिकली आप ही के लिए इसलिए करी है क्योंकि आप वीडियो देख चुके हो। अब आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी है। अब आपको अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो। ओके, एंड मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो हमको टेलीग्राम पे कर लेना यार। टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिल जाएगा, और वैसे 3-4 हज़ार बच्चे पहले से वहाँ पर एडिट है। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी टेलीग्राम डाउनलोड करना है, एक ऐप है व्हाट्सएप की तरफ से, डाउनलोड करके सर्च पे लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। टेस्ट वगैरह और मैं MCQ वगैरह भी अपलोड करते रहता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप चले जाना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे फेसबुक पे भी आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। मेन पॉइंट स्टडी का पेज भी आपको मिल जाएगा, मेरी ID भी मिल जाएगी भरत कुमार के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है और मेरा हैंडल भी है, आप वहाँ भी कर सकते हो। ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना यार हो सके तो। ठीक है, क्योंकि अगर कभी चैनल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ट्विटर पे ही हेल्प करता है यूट्यूब। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।